नमस्कार। पुस्तक में आपका स्वागत है। मैं आपका सौरभ दीक्षित। शेयर बाजार में काफी में उतार चढ़ाव दिख रहा। अगस्त की अगर बात करें तो हमने मार्केट में बड़ी गिरावट देखी। हालांकि अभी 1 सितंबर की शुरुआत अच्छी हुई है, मार्केट संभला है। आज की बात करें अगर 2 सितंबर की, तो भी मार्केट में तेजी बनी हुई है, यानी मार्केट कहने के संभला है। लेकिन निवेशकों के पोर्टफोलियो काफी डाउन है और निवेशकों को में कई सवाल है। जैसे एक हमने देखा कि विदेशी निवेशकों की हम लगातार बिकवाली देख रहे हैं मार्केट में। इसका क्या इम्पैक्ट है और अब जो मार्केट का हाल है इसमें कहाँ पे निवेश करना चाहिए, मार्केट कब तक संभलेगा, बहुत सारे सवाल हैं। और आज हमारे साथ शो में बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं चॉइस वेल्थ के सीईओ निकुल सराफ जी। निकुल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिस्तक पे। नमस्कार। थैंक यू सौरभ जी। बिस्तक की जनता को भी थैंक यू और मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निकुल सर, बहुत सारे सवाल व्यूअर्स के रहते हैं क्योंकि मार्केट गिरा है तो सबके पोर्टफोलियो भी डाउन है। और अगर पहला सवाल की बात करें तो यही कि शेयर बाजार में अगस्त में एक बड़ी गिरावट देखी। कल मार्केट थोड़ा संभला था और आज भी हम देख रहे हैं मार्केट में तेजी बनी हुई है। तो क्या ये कह सकते हैं कि मार्केट की गिरावट अब रुक गई है या ये कब तक रुकेगी मार्केट को लेके, क्योंकि ये ज्यादातर व्यूअर्स के सवाल है कि क्योंकि क्या होता है कि मार्केट रुकती है। जैसे अभी हमने देखा जीएसटी रिफॉर्म की जब बात की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो मार्केट संभला था। लेकिन फिर मार्केट गिरा और वापस घूम के वहीं पे आ गया। क्या आप कह सकते हैं कि सर की मार्केट की गिरावट रुक गई या अभी रुकनी है? देखिए सौरभ जी, अगस्त की जो मार्केट की गिरावट है उसका एक मेजर रीजन है एफआईएस की सेलिंग। जी। तो आप देखेंगे तो पूरे अगस्त महीने में एफआईएस ने करीब करीब $4 बिलियन, करीब मतलब 35,000 करोड़ की सेलिंग की है पूरे अगस्त जी। महीने में। तो ये मेजर सेलिंग का कारण है इंस्टेबिलिटी, जो ग्लोबल इंस्टेबिलिटी और टैरिफ का जो आज की डेट में जो सबसे हीटेड टॉपिक है। प्रेसिडेंट ट्रम्प जो टैरिफ अभी लगाया और 27 अगस्त से हुआ है वापस, जो जी। 25% से 50% और कर दिया। तो ये एक अनसर्टेनिटी के कारण से एफआईएस की एक मेजर सेलिंग आई है पूरे अगस्त महीने में। अब आप देखेंगे 1 सितंबर, जो कि कल मंडे को जब मार्केट ओपन हुआ, तो एक अच्छी रैली जहां से स्टार्ट हुआ वहां से लेके कंटिन्यूस अपसाइड चलता रहा पूरे दिन और एक अच्छा जी। हाई के साथ हुआ। और आज भी, आज देखेंगे, आज 2 सितंबर है, तो आज सुबह से ही एक मार्केट में एक अच्छी तेजी है। ये तेजी का एक मेजर कारण है जो कि नंबर एक वीकेंड पे आया है, वो है जीडीपी का नंबर। जी। जीडीपी का नंबर जो कि 7.8% का जीडीपी नंबर आया है, इससे एक एक्चुअल बूस्ट मिला है। और 3 और 4 तारीख, जो कि कल और परसों जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है, उस जी। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में जो इम्पैक्ट आने वाला है, उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए कल और आज भी ये एक कंटिन्यूअसली तेजी मार्केट में चालू है। अब अगर आप ऐसे बताएंगे तो टैरिफ की अनसर्टेनिटी तो थोड़ी और कंटिन्यू रह सकती है। बट आप ये जो आप समझे कि ये जो कभी भी डाउन टर्म आता है या जी। ये जो करेक्शन आता है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक बड़ा अच्छा मौका होता है। जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स है, आज हमारे जो रिटेल निवेशक है, जो एसआईपीस के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं या जो स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट जी। करते हैं, इन सब के लिए एक बहुत अच्छा मौका होता है कि जहाँ पे वो उनको एक बेटर रेट पे अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स उनको मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा मौका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का। और अगस्त की जो पूरी बिकवाली है, उसको एफआईज ने अभी एक जीडीपी ग्रोथ और ये जीएसटी वाली चीज हो सकता है बहुत जल्दी टर्न अराउंड कर दे। बिकॉज आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि बाजार में क्यों गिरावट आ रही है। क्योंकि हमने एक बड़ी बिकवाली तो देखी है। तो एक सवाल काफी लोगों का ये भी रहता है कि क्या जो मार्केट है उसका सबसे निचला लेवल, लो लेवल आ चुका है या इसके भी मार्केट नीचे जाने वाला है? क्योंकि होता सौरभ जी, क्या है कि मार्केट गिरता है तो ये बात तो आती है कि हाँ हमें अपनी खरीदारी करनी चाहिए, अच्छा मौका है। लेकिन वही हम खरीदारी करते हैं फिर मार्केट और नीचे जाता है, तो ये कंफ्यूजन तो रहता है कि मार्केट का एक लो लेवल आ चुका है या नहीं। क्या लगता है आपको सर? सौरभ जी देखिए, इसमें ऐसा है, मार्केट का बॉटम तो कोई भी नहीं बता सकता है। जी। मार्केट का बॉटम बताना तो एक बहुत रिस्की है, वो तो सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है कि मार्केट का बॉटम क्या है। हाँ, लेकिन ये जो 10 से 12% का भी जो मार्केट निफ्टी का करेक्शन है अपसाइड से आप देखेंगे, तो ये एक बैंड माना जाता है नॉर्मली कि ये 10 से 12% के करेक्शन में जब इंडेक्स होता है, ये एक तरीके का बॉटम। आप एग्जैक्ट बॉटम नहीं बोल सकते हो, बट हाँ, एक ऐसी स्टेज आ गई कि यहाँ से मार्केट हो सकता है एक अच्छा अपसाइड वापस ले ले। ये कोई 2008 या 2020 वाला टर्न ऑफ इवेंट नहीं है कि जहाँ पे मार्केट एक साइड नीचे चलता जाएगा, नीचे चलता जाएगा। बट ये ऐसा टाइम है कि जहाँ 10 से 12% एक अच्छा डाउनसाइड माना जाता है। देखिए, मार्केट बॉटम प्रेडिक्ट करने के चक्कर में रहने मतलब नहीं है, बट अच्छे टाइम से अच्छे तरीके से निवेश करते रहे अगर निवेशक, तो फिर जी। ये लेवल्स बहुत अच्छे हैं मार्केट में एंट्री करते रहने के लिए। हाँ, थोड़ी अनसर्टेनिटी जरूर बनी रहेगी जब तक ये टैरिफ की चीजें क्लोज नहीं होती है,
जब तक जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट की भी उन्होंने इलीगल बताया है ये टैरिफ को, या फिर जीएसटी की जैसे आएगी रूलिंग्स, एफआईएस का फ्लो जब तक वापस इंडियन मार्केट में नहीं आता तो थोड़ी जी। वॉलेटिलिटी रहेगी। लेकिन जैसे मैंने पहले भी बताया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत अच्छा मौका है, ये लेवल्स बहुत अच्छे हैं। सर एक जो आपने रीजन बताया था कि विदेशी निवेशक जो बड़ी बिकवाली कर रहे हैं उसका तो मार्केट पे इम्पैक्ट है, जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया क्या उसका भी मार्केट पे असर देख रहे हैं, और इसका कितना असर है? और एक लोगों का सवाल ये भी रहता है कि असर अगर है भी तो इससे मार्केट कब तक बाहर निकल पाएगा? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाया है, पहले 25% किया और फिर 27 तारीख को वो 25% का 50% कर दिया। तो इस हिसाब से इम्पैक्ट अगर आप देखोगे तो बहुत है। जी। जेफरीज ने एक रिपोर्ट भी की थी जिसमें 50 से 60 बिलियन डॉलर का इम्पैक्ट वो इंडियन इकोनॉमी में बता रहे हैं, जो कि नॉर्मली अपनी इकोनॉमी जीडीपी का 1% के आसपास का इम्पैक्ट वो बता रहे हैं। जी। बट इसका एक मैं दूसरा आपको पहलू देना चाहता हूँ कि इंडिया की जीडीपी का 60% आज भी जो कंट्रीब्यूशन है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन से ही आता है। जी। तो है, इम्पैक्ट जरूर है एफआईएस का, लेकिन इम्पैक्ट जरूर है, सॉरी, टैरिफ का। जी। बट हम, ये जो सुप्रीम कोर्ट की अभी जो रूलिंग आई है, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजों का इम्पैक्ट एक तरीके से अगर पॉजिटिव आता है, 14 अक्टूबर तक का जो उन्होंने होल्ड बोला है, तो उस हिसाब से मेरे को लगता है अगर ये चीजें सुधरती है, पहला तो जी। टैरिफ वाला, सेकंड Q2 में जो अर्निंग्स है, सिंपल आप देखेंगे तो Q1 से अगर Q2 की अर्निंग्स बेटर आती है और एफआई का फ्लोज आता है, तो आप समझ लीजिए कि मार्केट वापस रिकवर बहुत तेजी से हो जाएगा और नए जी। हाई की तरफ अग्रसर बढ़ने लगेगा। वो सर तो जो आपने टैरिफ का बात। इम्पैक्ट जरूर है सौरभ जी, बट जी। मेरे को भी लगता है ये तीनों चीजों का इम्पैक्ट जब आएगा तो अगले 2-3 महीने में मेरे को लगता है अच्छी मार्केट रिकवरी होनी चाहिए। वो सर आप भी एक बात कर रहे थे कि हाँ मार्केट में जो गिरावट है उसमें एक अच्छा मौका तो रहता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। ये सवाल भी काफी हमसे पूछा जाता है, व्यूअर्स पूछते हैं कि इन्वेस्ट कहाँ करें, कौन से सेक्टर में करें। जैसे एक सवाल तो ये था कि क्या ये प्राइवेट बैंक और एनबीएफसी उन पे निवेश करने का सही मौका आप आ चुका है, क्या क्रेडिट ग्रोथ बढ़ सकती है? और इसमें अगर एक सवाल और जोड़ें कि आपको कौन से सेक्टर अच्छे लग रहे हैं अभी, कहाँ पे मौका है कि इन्वेस्ट कर दिया जाए जो लॉन्ग टर्म में हमको अच्छा फायदा हो? सौरभ जी, बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, बैंक्स और एनबीएफसी सेक्टर को अभी सरकार, जो आरबीआई ने रेट कट किया और एक सीआरआर का पुश मिला है, जी। सीआरआर कट का भी, तो उसे एक अच्छा पुश मिला है बैंक्स और एनबीएफसी में। नॉर्मली जो बैंक्स में आप समझिए कि जिनका कासा, जो कि करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का जो जी। अच्छा रेशो हो, कासा रेशो अच्छा हो जिनका, और जिनके एसेट जो कि उनके लोन्स है अगर वो अच्छी क्वालिटी के हो, जैसे आप समझिए जो बैंक्स अपने प्राइवेट बैंक्स में टॉप बैंक्स है, तो उन सब बैंक्स की वजह से अच्छी स्टेबिलिटी मिलती है प्राइवेट बैंकिंग सेगमेंट में। तो जी। प्राइवेट बैंकिंग 100% एक अच्छा स्टेबिलिटी वाला सेगमेंट है। जब आप आते हो एनबीएफसी की तरफ, तो एनबीएफसी की तरफ क्या है, एनबीएफसी को हमेशा एक थोड़ा हाई ग्रोइंग सेगमेंट माना जाता है। जी। एक रिसेंटली एक रिपोर्ट के हिसाब से एनबीएफसी सेगमेंट कम से कम 15 से 16% से क्रेडिट ग्रोथ करना चाहिए। तो 15 से 16% की ग्रोथ, इसका मेन कारण है कि एनबीएफसी एमएसएमईज और ऐसे सेगमेंट को केटर करती है जो अंडर सर्व्ड है। आज भी जी। इंडिया का जो एमएसएमईज और रूरल में जो सेगमेंट है वो अंडर सर्व्ड है, तो उनको एमएसएमईज केटर करती है। तो बहुत ज्यादा चांस है कि एनबीएफसीज ये आपको एक अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल देगी। तो दोनों बहुत अच्छे सेगमेंट है। प्राइवेट बैंकिंग आपको थोड़ा सा लो वैल्यूएशन मिलता है तो अच्छी आपको स्टेबिलिटी देता है, और एमएसएमई आपको हाई ग्रोथ देता है। तो दोनों बहुत अच्छे सेगमेंट है। आपका जो दूसरा क्वेश्चन था सौरभ जी, वो था कौन से सेक्टर और अच्छे जी। लगते हैं। जी। तो इसी के साथ मैं थोड़ा आपको जीएसटी के साथ उसको जोड़ के बताना चाहूंगा। अभी जैसे मैं आपको अभी हम लोग ने पहले क्वेश्चन के टाइम भी एक डिस्कशन किया जीएसटी के बारे में। तो 3 और 4 तारीख को जीएसटी काउंसिल मीटिंग है। जी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने 15 अगस्त के स्पीच के दौरान बताया था कि वो एक दिवाली में बड़ा गिफ्ट देने वाले हैं। और जैसे सब आ रहा है कि ऑटोमोबाइल और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, और रैशनलाइज करना चाह रहे हैं कि 2 जीएसटी रेट्स के अंदर उसको सीमित करें। बाकी तो ये सब तो स्पेकुलेशन है, बाकी 2 दिन में तो सारी चीजें पता चल जाएगी क्या है 3 और 4 तारीख को। जी। बट अगर ये चीज होती है तो दो सेगमेंट जो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक लग रहे हैं, वो है एक ऑटोमोबाइल्स और एक है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। तो आप देखेंगे कि अगर जो इम्पैक्ट ऑटोमोबाइल्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आएगा, वो एक बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस आएगा बिकॉज ऑफ जीएसटी रेट कट। और जैसे ही ये रेट कट होते हैं तो फिर आप समझिए, बहुत सिंपल इकोनॉमी है। जी। आप को इकोनॉमिक्स में पहले ये पढ़ाया जाता था, सिंपल है कि जैसे ही प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ती, कंजम्पशन बढ़ेगा, सो ऑटोमेटिकली इन सेक्टर्स में बूम आएगा।
तो ऑटोमोबाइल्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, हाँ, निवेशकों को इनमें अच्छी बैलेंस शीट वाली कंपनीज को देख के, समझ के अच्छे से उसमें निवेश करना चाहिए अपने एडवाइजर से समझ के। मतलब आपने जीएसटी की बात की, और जीएसटी को लेकर भी कई सवाल आते हैं, और जीएसटी जो सवाल आता है कि जो जीएसटी रिफॉर्म होगा उससे प्राइस कितने कम हो जाएंगे, और क्या इसका इम्पैक्ट हम महंगाई पे देखेंगे, क्या महंगाई कम होगी, और एक सवाल ये भी रहता है कि इसका बाजार पे इम्पैक्ट कैसा देखेंगे। हालांकि जब प्रधानमंत्री ने इसकी बात की थी जीएसटी रिफॉर्म की, तब ने मार्केट में बड़ा अच्छा इम्पैक्ट देखा था। तो क्या लग रहा है सर, जीएसटी के रिफॉर्म से कितनी, क्या महंगाई पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा? सौरभ जी, जैसे मैंने अभी भी बताया कि अब जैसे जीएसटी रेट कटेगा, फॉर एग्जांपल अगर ऑटोमोबाइल्स में जीएसटी रेट अगर कटता है, तो जी उससे करीब करीब 8 से 8.5% की प्राइस में गिरावट आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई कार अगर लेना चाहे, तो वो कार 8 से 8.5% की गिरावट उस कार की प्राइस में उसको मिलनी चाहिए। हाँ, जी ये सब बहुत डिपेंड यार, ये सब चीजों का कितनी जल्दी एक्शन में लेता है। रिटेलर का मार्जिन भी इस पे बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी चीजों का इम्पैक्ट है कि वो कितनी जल्दी प्राइस में इम्पैक्ट आता है। हाँ, बट प्राइस में इम्पैक्ट बहुत जल्दी आएगा। तो इसमें लेकिन सौरभ जी एक पहलू ये है कि ये 3 और 4 को होगा, तो ये इम्प्लीमेंट कब से होगा? जी अभी आज जैसे आप देखोगे तो आपके आसपास वाले भी हर कोई क्या है, कोई भी नया ट्रांजेक्शन करने से पहले रुके हुए हैं कि गाड़ी हाँ खरीदनी तो बिल्कुल। रुकेंगे, अभी नहीं, हम जी महीने भर बाद जब इम्प्लीमेंट होगा तो करेंगे। तो जी जी हो सकता है कि Q2 की जो अर्निंग्स है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, वो हो सकता है थोड़ी सी नरमी आए उनमें, क्योंकि कारण की क्योंकि जो डिमांड है वो सब शिफ्ट हो रही है अगले महीने की तरफ। मतलब एक तरीके से सिर्फ वो आगे जा रही है डिमांड। तो Q3 में ये सारा बम्पर लगना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये एक मेजर इंपैक्ट आएगा, जैसे ही प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ने से ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, और आप ये जब दोनों में महंगाई, सॉरी, ये दोनों की जब प्राइस कम होगी, तो जी फिर डिमांड बढ़ेगी, तो क्रेडिट भी बढ़ना ही चाहिए। तो ये तीनों सेक्टर में एक बढ़िया जंप दिखना चाहिए Q3 में, Q3 में। जी। देखो सर, एक ये क्वेश्चन तो बिल्कुल वैसे ही है जो मैं पूछने वाला हूँ कि बाजार अपना बॉटम कब बना चुका है, नहीं, और नीचे जाएगा कि नहीं। कि लेकिन सवाल आता है, तो मैं पूछ रहा हूँ कि सवाल ये आता है कि विदेशी निवेशक अपनी बिकवाली कब रोकेंगे और मार्केट में वापसी कब करेंगे इंडियन मार्केट में। जो रीजन बताया जा रहा है कि बिकवाली के रीजन है कि उनका कहना है कि वैल्यूएशन बहुत हाई है अभी इंडियन मार्केट में। तो क्या तो लग रहा है इसको? सौरभ जी, इसमें देखो एफआईएस की जो सेलिंग है ना, उसका दो मेजर कारण है। एक तो इंडिया की वैल्यूएशन, और दूसरा चाइना का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। जी आज आप समझे इंडिया की, जो इंडिया का निफ्टी है, निफ्टी 21 के पी पे, प्राइस मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, और एवरेज निफ्टी का पी देखा गया 19 के आसपास। तो जी देखोगे तो आज भी थोड़ा सा प्रीमियम पी पे ट्रेड हो रहा है, और इसी के सामने अब चाइना का मार्केट का पी देखेंगे तो 14 का है। जी और इंडिया की जो ये इंस्टेबिलिटी है बिकॉज ऑफ द यूएस टैरिफ, देखो इंडिया के इनसाइड आज डोमेस्टिक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट जी एफआई जो नजरिए से देखता है, उस नजरिए से उसको लगता है यूएस के टैरिफ से बड़ा इंपैक्ट आएगा। तो यूएस के टैरिफ, चाइना की ये जो है, और यूएस बॉन्ड यील्ड अभी भी एक अच्छे स्तर पे है जहां पे उनको एक जी स्टेबल रिटर्न्स मिल सकता है। तो ये तीनों कारण की वजह से एफआईएस का फ्लो कंटिन्यूअली आउट होता रहा है इंडिया जी को छोड़ के। वो हो सकता है कहीं वो यूएस बॉन्ड यील्ड में ही रहे, या फिर कहीं वो चाइना में थोड़ा इन्वेस्ट कर रहे। बट मेरा मानना है कि अगेन जैसे मैंने बताया, मार्केट जैसे ही जीएसटी का इम्पैक्ट, थोड़ा सा ये 14 अक्टूबर की जो रूलिंग है इनमें एक फ्लो, और Q2 की अर्निंग्स, ये तीनों चीजों का जब इम्पैक्ट आएगा, तो एफआईज बहुत तेजी से और बहुत जोर और शोरों से इंडियन मार्केट में वापस आएंगे। Q2 की अर्निंग्स, वापस मैं रिपीट करता हूँ, Q2 की जी। अर्निंग्स, 14 तारीख की यूएस कोर्ट की रूलिंग, और जीएसटी काउंसिल की मीटिंग, ये तीनों का एक मेजर इम्पैक्ट बहुत जल्दी वापस मार्केट में एंटर करने चाहिए। तुमने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि क्या रीजन है विदेशी निवेशकों की बिकवाली को, कब तक इनकी वापसी हो सकती। निकुल सर, एक क्वेश्चन ये भी है ज्यादातर कि आरबीआई ब्याज दरें अपनी कब कम करेगा और कितनी कम करेगा, और क्या आरबीआई जो दिसंबर में ब्याज दरों में कटौती कर सकता है, या भी हमें और इंतजार करना पड़ेगा? देखिए सौरभ जी, जो रेपो रेट, जो ब्याज दर कम होता है, ये सब इन्फ्लेशन, कंजम्पशन, ये सब बहुत इंटरकनेक्टेड है। जी जब आप मैक्रो इकोनॉमिक व्यू देखते हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक व्यू में आप देखोगे तो तीनों बहुत इंटरकनेक्टेड है। अब इंडिया का जीडीपी 7.8% आया, विच इज वेरी गुड, मतलब एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छे नंबर आए हैं। तो जब जीडीपी इतना अच्छा आया है, और इन्फ्लेशन 2.1% के आसपास ही आप समझिए है, अब आज के डेट में 5.5% का ब्याज दर है। अगर इसी पेस से कंजम्पशन बढ़ता रहा, और इसी तरह जीएसटी के रेट कम होने से और कंजम्पशन बढ़ता रहेगा,
तो देर इज 100% चांस कि दिसंबर में ब्याज दर 25 पैसे से कम होना चाहिए, और उसका तुरंत फॉलोअप मुझे ऐसा लगता है कि फरवरी 2026 में और 25 पैसे से कम होना चाहिए। अगर, लेकिन ये कोई भी ब्याज दर कम करने से पहले दिसंबर में आरबीआई चाहेगी कि नवंबर का जो कंजम्पशन का डेटा है, जीएसटी के वजह से और बाकी चीजों के वजह से जो कंजम्पशन बढ़ा है, उन सबको मद्देनजर रखते हुए जीएसटी रेट उस हिसाब से वो लोग आरबीआई कट रेट करेगा। बट मेरा मानना है दिसंबर में 25 पैसा और फेब्रुवरी में इमीडिएटली वापस 25 पैसे की चांसेस है, बिकॉज ऑफ द मैक्रो फैक्टर्स दैट आर टर्निंग आउट। तो मेरे हिसाब से दोनों टाइम 25 पैसे का रेट कट होना चाहिए, जिससे कंजम्पशन को और बूस्ट मिलेगा और इंडियन मार्केट, इक्विटी मार्केट को और अच्छा मिलेगा बूस्ट। बहुत सारे सवालों पर आपसे बात की। एक सवाल ये भी बहुत आता है, और ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि शेयर बाजार पटरी पर कब तक लौटेगा। और बहुत से लोग ये भी जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से सेक्टर जहां इस साल हम अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। जैसे भी अगर आप देखें तो रेलवे एक ऐसा सेक्टर है जो अभी तक नहीं चला है। ज्यादातर सेक्टर में तो तेजी बनी है, तो कौन सेक्टर है सर जिसमें भी तेजी देखने को मिल सकती है इस साल हमें, और मार्केट पटरी पर कब कब लौटेगा? तो सौरभ जी, आपके सारे क्वेश्चन का सारांश मैं इस क्वेश्चन में दे देता हूँ जी कि वापस पटरी पे कब आएगा। देखिए, पटरी पे आने के लिए सब मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर जरूरी है सर। देखिए, आप देखिए पिछले महीने जब एफआईज ने इतनी बड़ी सेलिंग की थी, तो इतनी बड़ी सेलिंग को पूरा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो कि हमारे म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स और इंश्योरेंस है, जी उन्होंने वो पूरी सेलिंग को ऑब्जॉर्व कर लिया था। आप समझिए, उन्होंने 95,000 करोड़ की बाइंग की है पिछले महीने डीआईएस ने। जी जी तो मार्केट की बहुत अच्छे से डीआईएस मार्केट को सपोर्ट दे रहे हैं। अभी भी जो लेवल मेंटेन हो रहा है एफआईएस की इतनी सेलिंग के बाद भी, इतना लेवल मेंटेन होने में एक बड़ा रोल है डीआईएस का, जो अपने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। देखिए, पटरी में आने के लिए सिंपल है, जो मैं आपको पहले भी बताया और अभी भी आपको बताना चाहूंगा। तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। एक तो यूएस टैरिफ की रूलिंग, अगर वो जी इंडिया के फेवर में आती है तो बहुत जल्दी मार्केट को बूम मिलेगा। अब जीएसटी की जो कल परसों मीटिंग है, उससे एक इमीडिएट अपसाइड मिलेगा कि जो ऑटोमोबाइल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में और जो जो सेक्टर में वो हिट करना चाहते थे। और Q2 की अर्निंग्स, जो कि आप समझिए सितंबर खत्म होने के बाद अक्टूबर में चालू होगी। तो अक्टूबर आप समझेंगे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मंथ रहेगा मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के हिसाब से, जहाँ पे बहुत सारी चीजों का इम्पैक्ट आएगा। बट मेरा ये मानना है कि अक्टूबर के बाद से इंडियन मार्केट वापस एक अलग तेजी की तरफ भाग रहा है, अलग तेजी की तरफ दिखेगा। सेक्टर्स टू लुक आउट फॉर, जैसे मैंने बताया, ऑटोमोबाइल्स ऑब्वियसली, कि जी ऑटोमोबाइल्स में जिस हिसाब से डिमांड बढ़ेगी, वो अर्निंग ग्रोथ एटलीस्ट 15 से 20% अगले क्वार्टर में दिखनी चाहिए। चाहे आप उसमें टाटा मोटर्स ले ले, महिंद्रा ले ले, टू व्हीलर वाले ले ले, फोर व्हीलर, कोई भी मोटर सेगमेंट में जी ऑटोमोबाइल में देख सकते हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, आप वोल्टास ले लीजिए, एसी वाले, रेफ्रिजरेटर वाले, कोई भी तरह के कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वाले अच्छी कंपनीज, मैंने जैसे कुछ कंपनीज का नाम लिया है। बट आप जो भी निवेशक है, आज तक जी के जितने भी व्यूअर्स हैं, उन सबसे ये रिक्वेस्ट है कि हर सेक्टर की अच्छी कंपनीज को आप इवेल्युएट करिए, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कनेक्ट करें, और अच्छी बैलेंस शीट वाली कंपनीज में उनमें जरूर ये करें। इसके अलावा प्राइवेट बैंक्स, एनबीएफसीज जो आपने पूछा, इनमें भी एक अच्छा रहेगा। और गवर्नमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जितना फोकस कर रहा है, तो जी इंफ्रास्ट्रक्चर और सीमेंट, तो ये चार पांच सेक्टर है जो सौरभ जी मुझे काफी पॉजिटिव लगते हैं ओवरऑल। और मैं बताना चाहूंगा कि ये सारे सेक्टर्स में हर निवेशक को अपने इवैल्यूएशन के हिसाब से और स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट कंपनीज के हिसाब से जरूर निवेश करना चाहिए। ना, हमने तो बहुत सारे सवालों पर आपसे बात की, बहुत अच्छे से आपने समझाया भी है। अब जाते जाते मतलब आप कुछ निवेशकों को एडवाइस देना चाहें, या आपका कुछ डिस्क्लेमर हो? तो सबसे पहले तो डिस्क्लेमर बता देता हूँ जी कि मैंने जो भी ये यहाँ बुलाया है, सो आई एम नॉट एक्चुअली इन्वेस्टेड, और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी ये समझ के डायरेक्टली इन्वेस्ट करे। हर कोई जी इसको अच्छे से समझ के खुद इवेल्युएट करे, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कनेक्ट करे, कंसल्ट करे, और उसके बाद ही निवेश करे। एक बस मैं एडवाइस ये देना चाहूंगा, देखिए इंडियन मार्केट जो है, आप जीडीपी की ग्रोथ, जीएसटी का कलेक्शन, कल जीएसटी का कलेक्शन आया 1.86 लाख करोड़ जी का। जी आज आप मार्केट की तेजी देख रहे हो, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग्स है। इंडियन इंडियन मार्केट इज वेरी पॉजिटिव। आप ये देख लीजिए, अगले कुछ साल कंटिन्यूअसली अपसाइड रहेगा। ये जो करेक्शंस है, इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को हमेशा अपना साथी मानना चाहिए इस करेक्शन को, और ये समझना चाहिए कि ये हमारे लिए अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। जो जी अच्छी अच्छी बैलेंस शीट कंपनीज जब अच्छे लो पी पे मार्केट में ट्रेड हो रही है, तो उनमें पक्का से निवेश करना चाहिए। तो मेरी बस इतनी सलाह रहेगी कि आप
इसमें अच्छे टाइम पे अच्छे से और निवेश करें और लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखें। बहुत सारे सवालों पे बात की कि आरबीआई ब्याज दरें कब कम करेगा, जीएसटी रिफॉर्म्स का क्या असर देखेंगे, ट्रम्प टैरिफ जो लगा है इसका असर कब तक रहेगा, मार्केट कब तक संभलेगा, और विदेशी निवेशकों की बिकवाली पे भी बड़ी बात की। और बहुत सारे डाउट हैं जो व्यूअर्स को यहाँ पे खत्म हुए। मुझे भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला और बात करके बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि सर एक पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव वो आया, वाई बाई पॉजिटिव। क्योंकि जो डर का माहौल था बना हुआ है, तो आपने जो बात कही कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा अच्छा मौका है अभी, तो बड़ा अच्छा लगा। और निकुल सर, आपने इस तक को अपना समय दिया और इतने सारे व्यूअर्स के सवालों के जवाब दिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सौरभ जी, आपको थैंक यू मुझे ये अपॉर्चुनिटी के लिए, और सारे व्यूवर्स को बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सौरभ जी।